नमस्कार भाइयों, माई सेल्फ एवी बागड़ा और आप सभी का एक प्यारा सा चैनल एस जी के क्लासेस। तो आज से अपन शुरू करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर क्या क्या फ्रेंच में हुआ, फ्रांस में क्या क्या हुआ जब लुईस 16 जब उसके राजा थे ना, तो फ्रांस में क्या क्या हुआ, उसके नोट्स, और फिर जब पार्लियामेंट आया, फिर डिक्टेटरशिप आई, नेपोलियन आया, वो सारे मतलब कॉन्सेप्ट जो उसके मतलब मेन ऐसे हर कोई ऐसे बोलता है कि ऐसे रटने की नहीं है। सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट देखेंगे, वर्ड्स में वर्ड्स निकालता रहूँगा, कॉम्प्लेक्स टू वर्ड्स होते हैं ना, वो निकालता रहूँगा। और फिर आखिरी में एक कॉम्प्लेक्स वर्ड का वो लिखूंगा, टाइमलाइन लिखूंगा और सारे नोट्स तैयार करूँगा। नोट्स मैंने एनसीईआरटी से बिल्कुल एक्सेप्ट किया, हर एक नोट्स कहाँ से क्या आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, टॉपिक इंट्रोडक्शन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप क्या समझते हो? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला इंडिपेंडेंट होने के लिए जो मोनार्की सिस्टम से सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट हुई थी वो फ्रेंच था। पर वो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। पर इक्वालिटी फ्रेटर्निटी यहाँ से आई थी। इक्वालिटी फ्रेटर्निटी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें भी फ्रांस को रशिया के जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको देखा गया कि क्या क्या हो रहा है। इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से बनाया गया था। तो सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने देखो ये नोट्स तैयार किए हैं। ये देखो खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। हैंड रिटन ये देखो हैंड रिटन नोट्स है। तो यहाँ से मैं पढ़ाना चालू करूँगा कि क्या क्या पढ़ाना है, क्योंकि यार इतना तो किसी को भी आ नहीं रहता। मैं डेट्स लिखाऊंगा, टाइमलाइन लिखाऊंगा और सारी चीज़ें लिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। Liberty, ideas of from French Revolution, from French Revolution, idea of equality, liberty, and fraternity has scheme. वहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये 3 वर्ड निकल के आए थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 वर्ड। अब तुम देखो कहाँ लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी की यहाँ लिख रखा है, ये देखो एनसीईआरटी की यहाँ सेक्शन 1 यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मैंने रख दिया। फ्रेटर्निटी नहीं आएगी। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम है स्कीम। ये देखो यहाँ पर एनसीईआरटी हर एक लाइन का मतलब पीएचडी करनी है अपन को। ये देखो फोर्ट्रेस, ये देखो यहाँ पर इक्वालिटी है, बट वी नो आवरसेल्फ। अब देखो, अब जो मैंने नोट्स बनाए उसके हिसाब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द एंड ऑफ मोनार्की। लुईस 16 की सत्ता खत्म हुई थी। सबसे आखिरी वाला राजा था ना, वो लुईस 16 था। लुईस 16 सबसे आखिरी वाला राजा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो उसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? एंड ऑफ मोनार्की। सबसे पहले मोनार्की की एंड फ्रांस में हुई थी। सबसे पहले मोनार्की एंड फ्रांस में हुई थी। फिर आगे आइडिया ऑफ ऑल इंडिविजुअल हेड could come equality part of ये पॉलिटिक्स थी ना, पॉलिटिक्स जिसको मतलब कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता था, वो इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट बना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या बना? पार्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट बना। पॉलिटिक्स किसी भी मैन को, किसी भी आदमी को each man that know about equality become the part of French Revolution in France. French Revolution in France. Beta notion of equality and freedom, central idea of new age। हाँ, जो इक्वालिटी और फ्रीडम का नोशन था ना, जो मतलब उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ उसका सारांश क्या था, तो नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी become new age of France। new age central idea of new age central idea
न्यू एज सेंट्रल आइडिया, न्यू एज सेंट्रल आइडिया, न्यू एज सेंट्रल आइडिया, न्यू एज सेंट्रल आइडिया, न्यू एज सेंट्रल आइडिया। अब ये इंट्रोडक्शन टॉपिक हो गया जो पर एनसीईआरटी की यहाँ दे रखा है। ये देखो एनसीईआरटी की जो यहाँ से जो मैंने मेन टॉपिक था ना वो निकाला है, वो निकाला है, वो निकाला है, वो निकाला है। ये देखो ये जो मेन जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना वो यही टॉपिक है, जो वो यही टॉपिक है, सिर्फ ये है। और वो जो लिख रखा है वो एक बार आप एनसीईआरटी रीड कर लेना। चालू करते हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, यहाँ से 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 नोट कर लेना, नोट कर लेना, बाहर पीछे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है, आ रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मैं ऊपर सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या हुआ। लुई 16 आया भाई साहब, बंदा ऐसा था 18 साल की उम्र में उसने 18 साल की उम्र में उसने क्या किया, 18 साल की उम्र में उसने सत्ता संभाली और बंदा ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की उसने, सबसे पहले ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की। और फ्रांस में ड्रॉट आ रहा है, भुखमरी मर रही है, भुखमरी मर रही दबा के, है ना। फिर भी बंदा मतलब उसे थॉट वॉट से रोला बंदा ऐसे, बस मैं हूँ यार और कोई नहीं है, ऐसे रोल्स रॉयस में घूम रहा है, चारों तरफ मतलब टूर पे जा रहा है और युद्ध चल रहा है उनका, युद्ध चल रहा है। फ्रांस ने यूएस में जब यूएस इंडिपेंडेंट हुआ था ना तो फ्रांस की आर्मी गई थी। फ्रांस का मतलब फ्रांस का जो नुकसान हुआ था ना अच्छा खासा नुकसान हुआ फ्रांस का, तो फ्रांस ने भी उसमें पार्ट लिया था क्योंकि ब्रिटेन यूएस को कंट्रोल करता था, ब्रिटेन यूएस को इंडिपेंडेंट के पास कंट्रोल करता था। फ्रांस और ब्रिटेन में दुश्मनी थी, दबा के दुश्मनी थी, दबा के। तो फ्रांस ने यूएस का साथ दिया उसे इंडिपेंडेंट होने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ। तो उसकी आर्मी गई, उसके पीपल का लॉस हुआ, उसकी इकोनॉमी गिरी। पर लुई 16 बंदा चलता प्रजा मरे कटे कुछ भी हो, पर बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी तिजोरी होनी चाहिए, उसका आलिशान ठाट बाट अच्छे से होना चाहिए, यानी कि इतना कचरा राजा था ना वो, आप सोच नहीं सकते। लुई 16 का ये इंटरव्यू है, आप देख लेना एनसीईआरटी, आप भी पढ़ना, एक बार रीड कर लेना ऊपर से, और मोटा मैं समझा दूंगा एनसीईआरटी में क्या है। तो सबसे पहले जो इसने एनसीईआरटी में यहाँ दे रखा है वो क्या है, यहाँ दे रखा है वो क्या है। सबसे पहला 14 जुलाई जो डेट दे रखी, सबसे पहली डेट 1789, 14 जुलाई 1789 क्या हुआ, बेसाइल पे तो हाँ, तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 में किंग ने एक सिटी ऑफ पेरिस, वो अलार्म हुई। अलार्म का मतलब क्या है, सिटी ऑफ पेरिस में भगदड़ हो गई, मतलब कर्फ्यू लगता है ना, कर्फ्यू कैसे लगता है, कर्फ्यू क्या होता है कि मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसे हुआ। तो वो ये सिटी ऑफ पेरिस में यही हुआ था। सिटी ऑफ पेरिस में क्या हुआ कि अलार्म हुई, किंग ने कमांडर भेजे वहाँ पर। कमांडर समझते हैं, मतलब लोगों को मारने के लिए बंदे ने कमांडर भेज रहे बंदा, मतलब इतना कचरा था वो कि मतलब उसने कमांडर अपने ही लोगों को मारने के लिए कमांडर भेजे, है ना, मेंटेन करने के लिए। पर लोग कहाँ रुकने वाले थे, लो भाई साहब आग जला दी। मतलब सिटी ऑफ पेरिस में इतनी तबाही हुई थी ना उस दिन, लोगों ने सिटी ऑफ पेरिस में इतनी तबाही हुई कि लोगों ने ना इतनी हालत बुरी हो गई थी उनकी कि मतलब कमांडर अपने लोगों को मार रहे हैं, मतलब सेना अपने लोगों को मार रही है, हाँ। तो इन 1479 the king sent army troops, गलत लिख दिया मेरी गलती, my bad. The Paris city was in alarm. जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है वो यही है, S. The army troops was sent by the army troops were commanded by the king. और उसमें लोगों ने बदले में क्या किया, भाई, मतलब यहाँ से मतलब इधर से आर्मी हमला कर रही है, इधर से लोग हमला कर रहे हैं, लो भाई साहब। पर उसमें नुकसान, सही बात है, फ्रांस का ही हुआ था, नुकसान सिर्फ फ्रांस का हुआ था। लोग मर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, उसी चीज में उनकी इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन चीज मतलब वर्क पावर की बताऊँ क्या है, मैन लेबर। अगर आपकी जनता मर रही है ना तो आप कितने भी समृद्ध देश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जनता सबसे पहले, किंग की प्रायोरिटी क्या होती है कि जनता खुश रहे, सबसे पहले प्रायोरिटी है। अभी राम जी क्या थे, राम जी भी एक सफल किंग थे,
सफल किंग का मतलब सुनते हैं, उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी थी क्या, कि जनता की सुरक्षा सबसे पहले। और वो ये लुईस 16 नहीं कर पाया, वो लुईस 16 नहीं कर पाया। लुईस 16 ने क्या किया, मतलब मौज कर रहा है बंदा मौज कर रहा है, एकदम मौज था। और फायर अपॉन सिटीजन, फायर अपॉन सिटीजन, फायर अपॉन सिटीजन, मतलब बंदा, मतलब उसने ऐसा दे दिया कि कोई भी कुछ भी दिखे ना, मार दो बंदे को, सीधा ही मार दो उसे। सिटीजन, फायर अपॉन सिटीजन वाज ऑर्डर्ड बाय द किंग, was ordered by the king, 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 by the king। ये देखो, ये क्या था कि फायर सिटीजन वर ओवर बाय द किंग। 7K 7,000 7K का मतलब अब अपने फॉलोअर्स कैसे होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं 7K होते हैं, तो 7,000 men and women was gathered in the Paris city, in the Paris फ्रांस की कैपिटल है। पहले याद रखना, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और मिलिशिया नाम से, मिलिशिया जो मैन और वीमेन का ये जो मिक्स में हुआ था, मिक्स में और सबसे पहले वीमेन यहीं पर गैदर हुई थी, सबसे पहले वीमेन भी यहीं पे गैदर हुई थी, ये तो अपने जैसे पहले वीमेन को है ना, वीमेन को पहले हर चीज़ के रेस्ट्रिक्शन होते थे ना, रेस्ट्रिक्शन पहले फ्रांस में भी ऐसा ही था, हर जगह ऐसा ही था, पर सबसे पहले वीमेन यहीं पे गैदर हुई थी। और यहाँ पर इसको एक नाम बोला गया था, मिलिशिया वॉज फॉर्म्ड। एनसीईआरटी में बता रहा हूँ कहाँ पर लिख रखा है, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में ये देखो, 7,000 men and women gathered in the front of a town hall and to form a people of militia they broke into a number of government buildings in search for arms। यानी कि government buildings was broken by them। Government buildings was broken by them। और क्या हुआ, अब उसके चक्कर में ना इस पार्ट, मतलब यार यहाँ पर मान लो यहाँ पर लोग मर रहे हैं, तो लोगों की सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, कि यहाँ से किसी शांत उसमें जाए, किसी शांत जगह पे। मान लो अभी कोरोना में क्या हुआ, सब या तो उसके घर के अंदर रहते थे या फिर अपने गाँव की तरफ चले गए। और भाइयों, ये मेरे 2 सब्सक्राइबर जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट थे, ये आ रहे हैं, देखो। हेलो भाई, नमस्ते करो। भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को फुल सपोर्ट दो। इन दोनों भाइयों का मुझे सपोर्ट मिला था। सबसे पहले इन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ा सकते हो, अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो मैंने इनको इंट्रोड्यूस करा हूँ आपके सामने। तो देखो इनके जो भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, भाई कितनी मेहनत करते हैं, करो। ठीक है, तो बैठो, आओ। तो कहाँ थे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर ब्रोकन और पीपल, अगर यहाँ पर तबाही हो रही है ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होती है, यहाँ से किसी गवर्नमेंट की क्या, पीपल्स की प्रायोरिटी क्या होती है, कि यहाँ से किसी शांत जगह पे जाए। तो मैनी पीपल्स leave the city and gone to the east side। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, several hundred। और इस पे many peoples की जगह ये लिख रखा है, several hundred peoples leave the city। माँ और जो एक मेन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ये देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बेसाइल, ये एक एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है यहाँ पर, ये देखो towards the eastern part of the city and storm the fortress बेसाइल। मतलब उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न पार्ट में गए और एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस था, एक किला फोर्ट्रेस, जिस किले का नाम सबसे इम्पोर्टेंट ईस्टर्न पार्ट एंड स्टॉर्म का मतलब जानते हो ना क्या होता है, स्टॉर्म का मतलब होता है तबाही मचाना, मतलब उस किले स्टॉर्म द फोर्ट्रेस बेसाइल, एक नाम दे रखा है एनसीईआरटी में। तो स्पेलिंग इतनी कॉम्प्लेक्स है, बेसाइल, ये
बेसाइल यहाँ पर इन्होंने तबाही की वेयर दे फाइंड टू हॉट एक वर्ड देखो एनसीईआरटी में वर्ड एम्यूनिशन एक बार इन कॉम्प्लेक्स वर्ड को एक बार आप नोट कर लो आखिरी में ये सारे पूरे चैप्टर के कॉम्प्लेक्स वर्ड होंगे ना उनमें एक साथ लिखूंगा और उनके सारे हिंदी मीनिंग और कहाँ यूज हो गए ये लिखूंगा। इससे आपकी वोकैब अच्छी होगी और साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अच्छी कमांड बनेगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अच्छी कमांड बनेगी ये देखो ये जो स्टोन फोर्ट्रेस प्रिजन बेसाइल मतलब क्या था, किला था जिसमें कैदियों को रखते थे, कैदियों को। वहाँ पर सारे लोग जाके उन्होंने क्या करा, कैदियों को आज़ाद किया और जो कमांडर था ना उस कमांडर को मार दिया गया। कैदी साथ ही थे, कुल मिला के साथ ही कैदी थे होने में तो, पर उन्हें आज़ाद किया गया और वहाँ पर लोग गैदर हुए थे और उन्होंने कमांडर वास्केल, इसे नोट करो एक बार नोट कर लो आप नोट करो। मैं डस्टर दे रहा हूँ, डस्टर देता है ये डस्टर इरेज कर रहा हूँ ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। फ्रॉम द फोर्ट्रेस प्रिजन बेसाइल द कमांडर was killed and the prisoners were released. Prisoners was released, but though they are 7 in numbers. 7 in numbers. साथ ही थे, होने में साथ ही थे, पर उन्हें आज़ाद किया गया। फोर्ट्रेस डिमोलिश, ये देखो वर्ड देखो, डिमोलिश, फोर्ट्रेस जो फोर्ट्रेस को किला था ना, किला, फोर्ट्रेस डिमोलिश्ड, ये वर्ड दे रखा है इंग्लिश, फोर्ट्रेस को तबाह किया गया, डिमोलिश्ड, फोर्ट्रेस डिमोलिश्ड एंड स्टोन फ्रैगमेंट सोल्ड इन मार्केट एंड मतलब समझ रहे हो डिमोलिटेड क्या होते हैं, मतलब आपका मकान है ना, उसके हर एक ईंट को उठा के लेके जाए और मार्केट में बेचा जाए, वो हुआ था फोर्ट्रेस डिमोलिश्ड एंड each stone मार्क का चेंज कर रहा हूँ, and each stone were sold in market. Each stone को मार्केट में बेचा गया, to all those workers who faced each stone market, उन वर्कर को दिया गया, those who wanted souvenir, ये प्लीज पहले से लिखना, those who wanted souvenir, ये वर्ड देखो, ये आंसर में वर्ड देखो, ये देखो मैंने अंडरलाइन करना है, souvenir of its destruction, मतलब उसकी जश्न मनाने के लिए, मतलब आप समझते हो किसी भी क्या आप कौन सी भी खुशी का इजहार करने के लिए क्या करते हैं, फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उस स्टोन को निकाला और अपने घर में सजावट के लिए, मतलब अपन ने वो रिवोल्ट या रिवोल्यूशन किया है ना, उसकी मतलब एक स्मारक बनाने के लिए फोटो लगाते हैं ना अपन दादाजी उनके साथ, क्या होती है वो स्मारक होती है, यादें होती है ना, उन यादों के लिए उस स्टोन को यूज़ किया गया, उन यादों के लिए उस स्टोन का यूज़ किया। those who wanted souvenir, मतलब यादों को याद करने के लिए souvenir, ये वर्ड अच्छा है, ये वर्ड आप अपनी वोकैब में यूज़ करते हैं, souvenir of its destruction. नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, पीपल उनका हो क्यों रहा था, क्योंकि पीपल वाज स्ट्रगलिंग फॉर हाई राइजेस ऑफ ब्रेड, क्योंकि फ्रांस में क्या हुआ था, ये अपना ये पूरा हो चुका है, अब यहाँ हो गया, पीपल रिवोल्ट क्यों कर रहे थे, राइट्स क्यों कर रहे थे, दंगे क्यों कर रहे थे, क्योंकि unexpected high rise of bread in France. Unexpected high rise of bread in France. ये सबसे मेन कारण तो यही था इनका, राइस ऑफ ब्रेड, राइस और ये ब्रेड उनका स्टेपल फूड है,
स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? स्टेपल फूड का मतलब क्या होता है? स्टेपल फूड का मतलब होता है जैसे अभी जब वो क्या नाम है, मच्छी और वो चावल है, वो कहाँ का है? बंगाल का। राजस्थान का क्या है? दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का क्या है? दाल बाटी चूरमा। जैसे ही उनका स्टेपल फूड, फ्रांस का स्टेपल फूड क्या था? ब्रेड। और उसकी वैल्यू आप हाई राइज कर रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा करा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा, तो अपने आप राइट्स होंगे ना यार। कोई मतलब 2,000 रुपये महीने के कमा रहा है उस टाइम पे, 2,000 रुपये कमा रहा है, उसका खर्चा है 4,000 रुपये का, तो कैसे पार पड़ेगी यार? यही तो हो गया उसकी मतलब महंगाई इतनी हो गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी, जो मतलब फ्रांस उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, उसके पीपल्स उसे टॉलरेट नहीं। राजा मोस्ता बंदा मतलब चिल हो रहा था, उसको कोई मतलब नहीं था कि मतलब बंदे मर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था उसे। अब और बिगिनिंग उसके चक्कर में, इसके चक्कर में बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ मूवमेंट इन फ्रांस lead to execution of king leads to execution of king of France, beginning of chain of movement in France lead to execution, मतलब execution, ये देखो ये chain of, ये बार बार movement हो रहे थे, तो वहाँ पर execution lead to execution of king of, मतलब वहाँ पर execution जो king जो डिसीजन ले रहा है ना, उसको मैं मेंटेन करने के लिए execution का निर्माण किया गया। execution का निर्माण, अब जैसे अपने क्या 3 से क्या नाम है, जो अब जो नेता वगैरह होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, एग्जीक्यूशन है उसके लिए मतलब फॉलो करने के लिए, और क्या नाम है जुडिशरी है, जैसे ही है लेजिस्लेचर। अपने देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे पहले लेजिस्लेचर, फिर क्या है एग्जीक्यूटिव, फिर क्या है जुडिशरी, फिर क्या है जुडिशरी, फिर क्या है जुडिशरी, फिर क्या जुडिशरी, जैसे वहाँ पर क्या था लेजिस्लेचर किंग और उसे देखने के लिए जुडिशरी, वो एग्जीक्यूटिव था, मतलब उसकी जो डिसीजन है ना उस पर सही है गलत फैसले करने वाला पर ये था, पर किंग उसे चलने ही नहीं देता था। सही बात है, मतलब फाइनल डिसीजन ऑर्डर किंग के पास ही था, वो तो एक नाम मात्र का बना दिया भाई। लोगों का रिवोल्ट हो रहा है ना, राइट्स हो रहे हैं, वो कम हो जाए, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब इरेज कर रहा हूँ, नोट करो भाई। अब ये और जो एंसाइट में फिर आखिरी में क्या बोलता था, बट मोस्ट पीपल did not outcome did not anticipate मैंने गलत लिख दिया, did not anticipate this outcome, मतलब मोस्ट पीपल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? अब बताऊंगा आगे बताऊंगा क्यों। फ्रेंच सोसाइटी, अब चालू करते हैं फ्रेंच सोसाइटी पे। मतलब ये पेज अपना ओवर हो चुका है, ये पेज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये ओवर हो चुका है, जो लिखा वो मेन है, अब आते हैं यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 8th 19th सेंचुरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हटाते हैं, नोट कर लो। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी पहले फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी। अब ये समझना लेट 18th सेंचुरी का मतलब 18 वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, 18 मतलब लेट 18th सेंचुरी का मतलब पता क्या होता है? ये 1775 से 1799 का पीरियड, ये लेट 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी क्या होगा? अर्ली 18th सेंचुरी क्या होगा? अर्ली 18th सेंचुरी 1700 से 1725, मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी क्या होगा? मिड 18th सेंचुरी
मिड 18th सेंचुरी क्या होगा, 1725 से लेके 1775 तक। ये बीच का वर्ड है, ये बीच का है। ये 18 है ना, ये मिड 18th सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 1700 का टाइम है, मिड 18th सेंचुरी। ऐसे आप आंसर भी लिख सकते हो। इसमें देखो वर्ड दे रखा है, ये देखो लेट 18th सेंचुरी मतलब क्या हुआ, 1775 से लेके 1799 के बीच का जो टाइम है ना, उसे लेट 18th सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, ये तो मतलब समझाने के लिए था कि क्या है। ठीक है, आएगा मजा, तबाही मचा दो एक बार तो, तबाही मचा दो एक बार तो। ये देखो अब इन 1774 ये देखो, ये डेट दे रखी है। आखिरी में एक अच्छी वाली टाइमलाइन बनाऊंगा जिसके अंदर सारी डेट्स। लुईस 16 ऑफ बारबोन ये देखो वर्ड दे रखा है, बारबोन फैमिली ऑफ द किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। बारबोन फैमिली ऑफ किंग्स मतलब राजा का बेटा राजा, क्या है, राजा का बेटा राजा, वो ही है। असेंडेड चढ़ा थ्रोन ऑफ फ्रांस पे, थ्रोन ऑफ फ्रांस मतलब सिंहासन, थ्रोन ऑफ फ्रांस कितना साल, 18 साल का, 20 साल का। ही वॉज वो 20 ईयर्स ओल्ड था। चढ़ने के बाद एंड उसने शादी की, बंदे ने शादी की, मतलब फ्रांस तो मर रहा है और बंदा शादी पे व्यस्त है। किससे की, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अब नाम आंसर में नाम भी दे रखा है, मैरी एंटोइनिटे। देखो नाम दे रखा है, ये नाम ही ऐसा है यार, याद करना ही बहुत काफी टफ है। मैरी एंटोइनिटे, ये नोट करो। ये देखो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी, ये पास के देश हैं। पोर्चुगीज, ये पास में देश है। तो वहाँ पर उस समय चलता ही रहा है। अभी अपने नहीं चलता गया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यांमार, इंडिया चाइना, जैसे वो नेबरिंग कंट्रीज, तो वहाँ पर चलता ही रहता था। सर वो नॉर्मल बात थी। ठीक है, नोट करो। अब वो चढ़ते उसके पास प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले चढ़ते क्या प्रॉब्लम थी, फ्रांस क्या मतलब बोल रहा था ना, यूएस से वो लड़ रहा था। वो यूएस से मतलब यूएस का सपोर्ट कर रहा था कि वो वॉर में वो जो यूएस में ब्रिटेन और उनके मतलब नेटिव पीपल्स के बीच में हो रहा था ना, उसमें फ्रांस ने भी उनका ब्रिटेन के वो यूएस के नेटिव पीपल्स थे ना, उनका सपोर्ट किया। तो उसके आर्मी ट्रूप्स गए थे वहाँ पर, आर्मी ट्रूप्स उसके गए थे क्योंकि ब्रिटेन उनका कॉमन एनिमी था। ब्रिटेन उनका कॉमन एनिमी था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, मतलब उसकी फ्रांस के ट्रुप्स वहाँ गए ना, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, उनके किसी के भी युद्ध होता है यूएस वो रशिया और उसके यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो उसका बोला, उससे रशिया का भी नुकसान हो रहा है और यूक्रेन का भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन मानता हूँ कि यूक्रेन हार जाएगा, पर रशिया का भी इसमें काफ़ी डैमेज होगा। यही बात है, युद्ध से वॉर से किसी का भी भला नहीं है। पूरा कंट्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था, पूरा देश जूझा था उस चीज़ के लिए। इकोनॉमी तबाह हो गई थी। तबाह हो गई थी। तो यही बात है, इट ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। It drained financial resources of France. मतलब फ्रांस के रिसोर्सेस काफ़ी लमसम खत्म हो गए थे, मतलब खत्म हो चुके थे रिसोर्सेस। और उसके चक्कर में लॉट ऑफ मेंटेनेंस मतलब पीपल्स की, उनकी जनता पे थोपी जा रही थी। क्या करे यार, उनके पास जुड़ी वो किंग क्या करे, किंग कहाँ से पैसे, मतलब अपनी गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाती है, गवर्नमेंट लाती है पीपल से, टैक्स वगैरह लेती है। तो वही चीज़ थी कि किंग को उसे मेंटेन करने के लिए जनता से एक्सेसिव लॉट ऑफ मेंटेनेंस was taken by the king from the people of France। ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ तक मैं यहाँ तक कराऊंगा। अभी तक तो मैं सिर्फ यहाँ तक कराऊंगा, फिर बाद में फिर ये टोटल फिर एक बार मैं यहाँ तक करा दूंगा।
ठीक है, यहाँ तक। फिर आउटब्रेक्स पे थर्ड लेक्चर में ये लेंगे, 5 लेक्चर पढ़ाऊंगा पर 30-35-40 मिनट के, 40 मिनट के लेक्चर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो मेरे नोट्स, देयर इज लॉट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्सावर्स। ये वर्ड देखो, लॉट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्सावर्स। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी मैटर करती है यार, एनसीईआरटी मैटर करती है। मैं इसलिए एनसीईआरटी के वर्ड्स निकाल रहा हूँ, एनसीईआरटी के इसलिए मैं वर्ड्स निकाल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के वर्ड्स काफी मेंटेन होते हैं, काफी ज़्यादा मेंटेन। आप कंपटीशन दे रहे हो, कंपटीशन में एनसीईआरटी के वर्ड्स उठ के आएंगे। एनसीईआरटी के वर्ड्स, एनसीईआरटी मदर है। मेंटेनिंग एंड एक्सावर्स, कोट at the immune palace of Versailles. Exaverse quote at the immune, ये देखो वर्ड, एक इम्यून साइंस में भी आता है, इम्यून सिस्टम, बट वो ये पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स एक जगह है फ्रांस में। वर्साइल्स एक जगह है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। अब आगे बताऊंगा ये क्या बोलता है कि इस चीज़ का जो मतलब फ्रांस के जो ड्रेन हुए ना फाइनेंशियल रिसोर्स, वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फ्रांस की इस जगह पे, वर्साइल्स जगह पे एक लॉ मतलब ऑर्डर मेंटेन हुआ। उसमें मतलब उनका जो कोर्ट ने उनका कुछ एग्जावर्स कोर्ट था ना, मतलब किंग था, कुल मिला के किंग था। उसने टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए। उसने क्या किया? टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए। नोट करो। यही बात है। अंडर हिम की कौन है? लुई 16। फ्रांस हेल्प यूएस, फ्रांस हेल्प अमेरिकन, यूएस मत लिखना, अमेरिका लिखना। फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन, फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन, फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन colonies to gain independence. American colonies to gain independence, to gain independence from common enemy. That is को लिखने का तरीका that is Britain. एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी यहाँ पर देखो। Versailles, America going to gain their independence from Common Enemy. The war ended more than, अब ये देखो, ये बहुत अच्छा है। War ended, उसका मतलब जो कोस्ट है, war ended with a billion. अभी वर्ड देखो, अभी वर्ड बहुत मेंटेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरीज क्या थी? करेंसी unit of currency of France, unit of currency of France that was discontinued in 1794 मतलब लुई 16 हटा, ये लाइब्रेरीज थी ना, ये भी डिसकंटिन्यूड हो गया। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन अपनी नहीं हुई थी क्या, नोट बदल दिए गए थे, सेम था। लाइब्रेरीज वहाँ चलती थी, यूनिट ऑफ करेंसी थी। अब जैसे रुपया है ना अपनी, वहाँ पर लाइब्रेरीज चलती थी। पहले क्या थी? लाइब्रेरीज चलती थी। तो यही चीज़ है। ये देख, लाइब्रेरीज वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो। टू अ डेप्थ हैज ऑलरेडी टेकन मोर देन 2 बिलियन लाइब्रेरी, 2 बिलियन लाइब्रेरीज का कर्ज। 2 billion libraries was debted to France मतलब फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लाइब्रेरीज का कर्ज था। 2 बिलियन लाइब्रेरीज का कर्ज हो गया फ्रांस पे। 2 बिलियन लाइब्रेरीज का कर्ज बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे इंडिया पे भी इतना ही है, मैं कम नहीं मानता, इतना ही है। ओपिनियन नहीं दे रहा तो कर्ज इतना ही है, कम नहीं है कर्ज। 8,000 करोड़ का कर्ज है भाई इंडिया पे। अब देख लो, सर्च करो, गूगल पे सर्च करो इंडिया पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से कितना कर्ज है, पता चल जाएगा। नोट करो। अब उसके चक्कर में ये इरेज कराऊं। लेंडर्स है ना, लेंडर्स जानते हो ना, जमींदार। लेंडर्स that give 10% credit, charge
चार्ज 10% इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट ऑन लोन 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब उन्होंने जो क्रेडिट देते थे क्रेडिट उस पर 10% इंटरेस्ट समझते हो, 2 रुपये सैकड़ा का अप्रोक्स 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लेने लगते हैं। 2 रुपये सैकड़ा बहुत बड़ी बात होती है, सही बात है, ये चीज़ बता रहा है। इंक्रीज 10%, ये देखो यहाँ पर किधर इंटरेस्ट पेमेंट टू अलाउ 10% इंटरेस्ट now begin to charge 10% interest on loans. So French government was obliged to spend increasing percentage of burden in payment alone. तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्या हुआ? फ्रेंच गवर्नमेंट अभी देखो मेरे नोट्स क्या बोलते हैं? फ्रेंच मैंने एक्सट्रा से निकाला, एक्सट्रा किया। फ्रेंच गवर्नमेंट was obliged to spend increasing percentage of its budget on its interest payment alone. 10%. French government was obliged मतलब फोर्स की गई to spend increasing payment, increasing percent of its budget on interest payment alone, on interest payment alone. ये फ्रेंच गवर्नमेंट को फोर्स किया गया। करे भी क्या उनके मतलब 2 बिलियन का तो कर्ज था यार, करे क्या, कहाँ से लाए पैसे? वो जनता अभी अपने नहीं हुआ था क्या? पेट्रोलियम का दाम बढ़ गए थे, तब पेट्रोल डीजल मतलब गवर्नमेंट क्या करे, फ्री की स्कीम चला दी, और फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। वो कुल मिला के मतलब हाथी का कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात वही है। वही हुआ था इंडियन गवर्नमेंट में भी, ऐसा ही हुआ था कि मतलब उधर तो फ्री की स्कीम दे रहे हैं, चल रहा है भाई, दवाइयाँ फ्री है, कोरोना के टाइम दवाइयाँ फ्री, और उधर से पेट्रोल डीजल का दाम 112 60 रुपये का मैंने देख रखा है, जो 112 सीधा पेट्रोल इतना महंगा हुआ था उस टाइम, इतना ही महंगा हुआ था जैसा यहाँ पर था। To meet regular expenses, cost of maintaining an army, the court running government offices और यूनिवर्स, उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये देखो टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, मतलब उस जनता के रेगुलर एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट, ये उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। गवर्नमेंट की ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी, क्या थी? कोर्ट था, अपने भी यही है, कोर्ट थी, आर्मी थी, रनिंग गवर्नमेंट थी, ऑफिस और यूनिवर्स थी, और क्या थी? ये क्या लिख रखा है यार, ये खुद ने भी समझ नहीं आ रहा है राइटिंग क्या है। यूनिवर्सिटीज मतलब जो बेसिक नीड्स थी, क्या थी? आर्मी थी, है ना, मेंटेनिंग आर्मी, ऑफिसर्स यूनिवर्सिटीज स्कूल्स, ये मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट। उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पे किए, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए, गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ाए। स्टेट फोर्स इंक्रीज, स्टेट मतलब अब किंग फ्रांस तो पूरी मतलब यूएसए में पूरे उसके कितना भी, जैसे इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट अलग अलग है, उसके अलग गवर्नमेंट, पर वहाँ पर क्या था? स्टेट मतलब डायरेक्टली किंग को सपोर्ट करते थे, मतलब स्टेट का खुद का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अभी जैसे क्या है, अपने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग है, पर स्टेट और सेंट्रल दोनों इंडिया से जुड़ रखे हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या था? स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, स्टेट सीधे डायरेक्ट किंग को संपर्क करता था। वहाँ पर यही है, स्टेट was forced to increase tax, ये देखो state, yet even this measure would not have sufficed, मतलब इससे उनका जी नहीं मिला। Yet this reason is not sufficed, यानी मतलब ये पूरा रीजन नहीं है। अब जो मेन है हाँ, अब जो मेन है जो मैं असली में पढ़ाना चाहता हूँ, जो इंसर्ट में है, ये समझाऊंगा। सबसे मेन ये यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है,
हर साल क्वेश्चन है। आप बोर्ड के पेपर दो, कंपटीशन दो, कैसे भी दो, यहाँ से क्वेश्चन है। फ्रेंच सोसाइटी कितनी बार में डिवाइड थी? कितने स्टेट? किसने से? फ्रेंच। ये दो सोसाइटी ऑफ स्टेट, सोसाइटी ऑफ स्टेट, सोसाइटी ऑफ स्टेट। फ्रेंच कम्युनिटी कितने पार्ट में डिवाइड थी? 3 पार्ट में। एक तो क्लैरिटी थी, ये तो क्लैरिटी थी। यहाँ पर मेरे को स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए कितना? एक तो यहाँ पर थी क्लैरिटी क्या थी? क्लैरिटी क्या थी? सबसे पहले क्लैरिटी क्या थी? क्लैरिटी थी अ ग्रुप ऑफ पीपल that are involved in worship। जैसे प्रीस्ट वगैरह, प्रीस्ट होते हैं ना, पुजारी, पुरोहित, वो प्रीस्ट। एग्जाम्पल प्रीस्ट। चर्च में होते हैं ना, चर्च। इन वर्शिप इन्वॉल्व इन वर्शिप इन चर्च। ये चर्च की वहाँ पर इस्लाम धर्म है। इस्लाम क्या? मैं गलत बोल दिया, माय बैड। इस्लाम धर्म, माय बैड। ये यहूदी धर्म, ये होते हैं यार, यीशु होते हैं ना, यीशु जानते हो ना आप? वो सूली पे वो उनके भगवान होते हैं वो। तो वहाँ पर वो धर्म चलता था इन चर्च। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा वर्ड वो धर्म है, पर है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका वर्ड। जैसे ईसाई धर्म, ठीक है। दूसरी क्या थी? नोबिलिटी में कौन कौन थे? किंग था, उसके मेंबर्स थे, किंग एंड इट्स मेंबर्स, ठीक है। मतलब जो उस पार्लियामेंट, मतलब किंग की जो वो थी ना, मतलब जहाँ पर वो डिसीजन वगैरह लेता था, उसके जो मेंबर्स थे ना, वो सारे नोबिलिटी में रहते थे। नोबिलिटी, ये देखो नोबिलिटी। अब थर्ड स्टेट में क्या था? ये फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई, ये थर्ड स्टेट 3 पार्ट में डिवाइड थी। सबसे पहले स्टेट बिग बिजनेसमैन। सबसे पहले बिग बिजनेसमैन, ठीक है। मर्चेंट जानते हो ना, जो मतलब सामान को ऊपर नीचे करते हैं, सामान को मतलब यहाँ से, मतलब इंडिया से स्पाइसेस लेके गए, वहाँ बेच दिया, वैसे ही वो स्पाइसेस वो थे। एंड कोर्ट ऑफिशियल एंड लॉयर्स। कोर्ट ऑफिशियल पीजेंट। सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस। और थर्ड कौन सी थी? स्मॉल पीजेंट थे। लैंडलेस लेबर्स थे। और एंड सर्वेंट। ये फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। यही थे। इसका नाम क्या था? यही थे क्लर्गी, नोबिलिटी और ये थर्ड स्टेट। ये 3 पार्ट में डिवाइड थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। नोट कर लो, ठीक है। अभी के लिए बाय। जितना मैंने बोला उतना टारगेट कंप्लीट कर दिया। फिर